Good evening everybody. Career opportunities in psychology then and now का एक सेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं पहले, एंड क्योंकि वो सेशन बहुत लंबा हो गया था और बहुत सारी उसमें बातें हो गई थी, उसके बाद भी हमारी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी डाउट्स और इन्फॉर्मेशन बताना रह गया था। तो आपकी रिक्वेस्ट पे और हम खुद चाह रहे थे, तो ये सेशन हम दोबारा कर रहे हैं, सेशन 2 कर रहे हैं ऑफ द सेम टॉपिक। एंड आप सबको पता है अमित, जिनका इंट्रोडक्शन हमने पहले दे चुके हैं एंड एक बार फिर दे देते हैं। ही इज द फाउंडर ऑफ पावर विद इन एंड ये मालिक है हम सबके, और he has cleared UGC NET and he is a scholar at DU and a very great personality. I really appreciate him. Thank you so much. So Amit, आप एक बार इंट्रोडक्शन दें। You're welcome. आप अपना इंट्रोडक्शन एक बार देना चाहें तो। जैसे कि बाकी लोग जो पहले भी सेशन में जुड़े हैं लास्ट टाइम, वो जानते हैं कि ये बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है साइकोलॉजी में, एंड बहुत सारी क्वेरीज हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, और काफी बार जो लोग फील्ड में होते हैं वो भी बहुत बार बहुत सही इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते। तो इसी चीज के लिए मैं अपने मास्टर्स के टाइम से काम कर रहा हूं, एंड वी कॉल दिस इनिशिएटिव पावर विद इन, एंड इन पावर विद इन वी आर वर्किंग टुवर्ड्स प्रमोटिंग psychology. And it's very challenging. I mean, for past 2 years, if I look back and see, then it has become, in the starting it was really challenging, and even now the challenges are the same when I talk about promoting psychology, because psychology is such a vast subject कि उसे प्रमोट करने के लिए भी आपको वास्ट होना पड़ता है, इंफॉर्मेशन में, नॉलेज में, रेगुलर अपडेट्स में। और इसी विचार के साथ करते करते मैं जुड़ा हुआ हूं, और मेरे साथ और भी काफी लोग जुड़े हुए हैं बाय द नेम ऑफ पावर विद इन। तो अभी तक तो मैं इंट्रोडक्शन अपना पावर विद इन से लिमिटेड ही रखूंगा, और बाकी तो आपने बता ही दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग पिछला सेशन जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए आई वुड लाइक टू टेल कि पिछले सेशन में हमने ऊपर से कुछ टॉपिक्स को लेकर काफी डिटेल में उन पे बात करी थी। वो टॉपिक्स थे कि 11th-12th में साइकोलॉजी का एक्सपोजर कैसा रहता है, जिसपे हमने एक कंक्लूजन पे आए कि जो करिकुलम है जो पढ़ाया जा रहा है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और उसको थोड़ा सा सॉर्ट करने की जरूरत है। देन वी शिफ्टेड टू बैचलर्स, एंड बैचलर्स काफी टाइप्स की साइकोलॉजी में है, जैसे कि BA ऑनर्स एंड वी हैव BSc and we have BA program in psychology and also BTech. We also talked about that. Then we talked about the difference between applied psychology and general psychology, and there was also a discussion about the colleges, that what should one prefer, private college or a government college. तो आप सबको पता होगा, अमित ने बोला था कि it is all about your comfort, the environment which suits you and in which you are comfortable. प्राइवेट और गवर्नमेंट तो सब आपके मन की बात है, जैसे अमित ने बोला था। उसके बाद हम मास्टर्स पर आए थे और मास्टर्स का हमने डिस्कस किया था अबाउट द स्पेशलाइजेशन एंड एवरीथिंग। तो ये सब हो गया पिछले सेशन का। जो लोग सेशन नहीं देख पाए, IGTV वीडियोस हमारे पेज पर डली हुई हैं दोनों पार्ट्स की, तो आप वो वहां पर जाके देख सकते हैं अब आफ्टर दिस सेशन। एंड नाउ आई वुड लाइक टू टेल अबाउट दिस सेशन की इस सेशन में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। मेन 3-4 चीजें हैं, जैसे कि MPhil हो गया एंड डिप्लोमा आफ्टर द मास्टर्स, जिसके बारे में काफी क्वेश्चंस पहले थे, एंड MPhil एंड PhD का प्रोसीजर क्या है, एंड हाउ डज द ऑल प्रोसेस गो, एंड कैसे एक्सपीरियंस, कैसा एक्सपोजर, क्या अपॉर्चुनिटीज उसके बाद बनती हैं करने के बाद, इस सब के बारे में हम बात करेंगे इन द स्टार्टिंग। एंड क्योंकि काफी डाउट्स आप सबके पिछले सेशन में रह गए थे और शायद अब नए डाउट्स हों, तो उसको आज हम ज्यादा टाइम देंगे। तो हम एक बार अपनी बात कर लेते हैं, उसके बाद एक एक करके आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, जिससे किसकी क्वेरी बचे ना। एंड वी वुड ट्राई आवर बेस्ट कि आज सारी क्वेरीज आंसर हो जाएं इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि नेक्स्ट वीक और अलग अलग बहुत इंटरेस्टिंग लाइव्स आने वाले हैं, तो आप उनको आराम से एंजॉय करें। तो ये वाली आज हम खत्म करना चाहेंगे।
So, shall we start, बिल्कुल Amit? बिल्कुल जी। हाँ, तो आज का फर्स्ट टॉपिक जो है कि मास्टर्स करते ही काफी डिप्लोमा का एक ऑप्शन हम्म। आता है। तो द क्वेश्चन इज कि हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू डू अ डिप्लोमा, एंड कहाँ कहाँ ये काम आता है, एंड क्या अ, मेरे ख्याल से शायद, हाँ आवाज आ रही है रक्षित आपको? हाँ, आवाज आ रही है। जी। तो जैसे जब भी हम डिप्लोमा की बात करते हैं तो पहले सबसे पहली जो क्वेरी आती है वो ये आती है कि अगर मैंने मास्टर्स कर लिया है और मैंने मास्टर्स में काफी सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, काफी स्पेशलाइजेशन मैंने देख ली है, या मैंने स्पेशलाइजेशन में ही मास्टर्स किया है अपना साइकोलॉजी में, तो क्या ऐसे में एक डिप्लोमा करना जरूरी होता है? तो ऐसे में सवाल आता है कि बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे सबसे पहली चीज पे जो डिपेंड करता है वो ये डिपेंड करता है कि मास्टर्स के बाद आप किस तरीके की करियर अपॉर्चुनिटी में जाना चाहेंगे। जैसे मैं इसी चीज से पहले एक छोटी सी चीज जो एड्रेस करना चाहूंगा वो ये है कि बहुत सारे बच्चे इस चीज से कंफ्यूज्ड रहते हैं कि मास्टर्स में क्या स्पेशलाइजेशन लूं मैं, या काफी बार बच्चे एमए साइकोलॉजी में होते हैं तो उन्हें सब्जेक्ट्स के बेसिस पे अपनी स्पेशलाइजेशन क्रिएट करनी होती है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि मैं अभी से ही एक पाथ पकड़ के चलूं, या तो मैं काउंसलिंग लूं या क्लिनिकल लूं या ओबी लूं, और उसके बाद और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाऊं आगे जो काम करना चाहता हूं। तो ऐसे में ये दिक्कत रहती है कि मास्टर्स की स्पेशलाइजेशन की अगर प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो बहुत वैल्यू नहीं होती है। कैसे वैल्यू नहीं होती है? सो वन ऑफ द मेजर पार्ट इज कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशलाइजेशन इन मास्टर्स, सो इन इंडिया दिस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन actually does not provide you to work either in counseling setting or in clinical setting. Whereas when we talk about going and working as a psychologist in the corporate, in the organizational sector, then it has no bar whether it is a bachelor's degree or master's degree. Any degree will only enhance you, will only improve your knowledge, your skills and your experience. तो इसीलिए पहली चीज तो ये है कि मास्टर्स पे स्पेशलाइजेशन पे आप बहुत ज्यादा ध्यान ना दें। तो काफी बार क्या लगता है बच्चे को कि मैंने अगर एमए में काउंसलिंग स्पेशलाइजेशन ले ली है तो मुझे डिप्लोमा नहीं करना पड़ेगा, या अगर मैंने एमए में क्लिनिकल साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन ले ली है तो शायद मुझे आगे जाके डिप्लोमा या एमफिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्टली प्रैक्टिस कर सकता हूं। केवल मास्टर्स डिग्री से आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग में जाना चाहते हैं तो काउंसलिंग के लिए अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी है जो ओवरसी करती हो काउंसलर्स को या लाइसेंस देती हो काउंसलर्स को। एक आरसीआई का लाइसेंस्ड डिप्लोमा प्रोग्राम जरूर है, पर कोई ऑर्गेनाइजेशन काउंसलर्स को रिकॉग्नाइज नहीं करती है ऑफिशियली। उस केस में वो चीजें ज्यादा चलने लगती हैं जो चीजों का चलन रहता है मतलब जो मेजरली लोग फॉलो कर रहे होते हैं वो एक सेट नॉर्म बन जाता है। ऐसे में मास्टर्स के बाद में काउंसलिंग एंड गाइडेंस का डिप्लोमा या काउंसलिंग साइकोलॉजी में डिप्लोमा इज अ मस्ट। चाहे आप गवर्नमेंट में काम करना चाहते हैं देन इट इज कंपल्सरी। इन प्राइवेट सेटिंग दे ऑल्सो डिमांड दैट यू शुड हैव अ डिप्लोमा। सो इससे एक ये चीज भी एस्टैब्लिश हो जाती है कि केवल मास्टर्स में स्पेशलाइजेशन होने का मतलब ये नहीं है कि आप डिप्लोमा ना चुने। डिप्लोमा इज वन ऑफ द नेसेसिटी that conveys to the world that this person has gained experience in a particular specific setting, in a particular specific area. एंड इसीलिए डिप्लोमा के हमारे पास इतने सारे स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल है, इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। दूसरा, एमए जब आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन लेते हैं
तो एमए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी स्पेशलाइजेशन का कोई मीनिंग नहीं होता। वो केवल इसलिए होता है कि मे बी अगर आप आगे एमफिल करना चाहते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में, देन एमए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी वुड प्रोवाइड यू अ गुड बेस। तो ये एक चीज होती है। दूसरा, अगर आपने एमए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी कर लिया है, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की तरह प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। इवन अगर आपने पीएचडी भी करी है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, तो भी आप क्लिनिकल साइकोलॉजी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एमफिल चाहिएगा ही चाहिएगा। और एमफिल के लिए या डिप्लोमा के लिए आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि साइकोलॉजी या साइकोलॉजी से रिलेटेड सब फील्ड में आपकी मास्टर्स हो। तो इसीलिए मास्टर्स का स्पेशलाइजेशन का मुझे पर्सनली कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं दिखता है। हाँ, काफी बार जो बच्चे ओबी में जाना चाहते हैं और जिन्हें श्योर है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में कुछ करना चाहते हैं, वहां पे मास्टर्स में ओबी की स्पेशलाइजेशन उन्हें थोड़ा सा स्कोप दे देती है। लेकिन जब कॉर्पोरेट्स में जाते हैं बच्चे और उन्हें समझ आता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे पता नहीं है, केवल साइकोलॉजी में ओबी के फील्ड की जानकारी होना काफी नहीं था, उसमें भी आपको सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, एचआर में, ट्रेनिंग में, लीडरशिप में और बहुत सारे सेगमेंट में लेना पड़ जाता है। इसीलिए पर्सनली मेरा यह मानना है कि मास्टर्स की स्पेशलाइजेशन इज नॉट सफिशिएंट, एंड इसीलिए जरूरत पड़ती है डिप्लोमा की। पहला रिक्वायरमेंट डिप्लोमा का कि अ डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग या फिर डिप्लोमा इन काउंसलिंग साइकोलॉजी is one of the basic requirements if you want to join as a counselor in a government setup or in a government school। तो आपको DSSSB का, जैसे अगर हम दिल्ली बोर्ड की बात करें तो आपको DSSSB का एग्जाम देना होगा। साथ ही साथ में उस एग्जाम को देने के लिए, फॉर्म भरने के लिए आपको मिनिमम मास्टर्स चाहिए साइकोलॉजी में, साथ ही साथ में डिप्लोमा चाहिए काउंसलिंग एंड गाइडेंस में। काउंसलिंग एंड गाइडेंस में डिप्लोमा आपको सबसे अच्छा निप्सिड में मिलता है, देन एनसीईआरटी में, देन जामिया का आपका रेगुलर कोर्स है डिप्लोमा इन काउंसलिंग साइकोलॉजी, देन जामिया का डिस्टेंस कोर्स है। और उसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे एमडीयू रोहतक प्रोवाइड करता है डिप्लोमा कोर्सेज, साथ में आपका पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफर करता है और बहुत यूनिवर्सिटीज प्राइवेट भी ऑफर करती हैं। लेकिन ये सारी डिप्लोमा की इंफॉर्मेशन आपको अलग से यूट्यूब चैनल पे हम लोगों ने डाली हुई है, वो सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। उसके बाद अलग अलग टाइप के डिप्लोमास क्या होते हैं। सो वन दैट आई हैव टोल्ड यू अबाउट इज गाइडेंस एंड काउंसलिंग डिप्लोमा, जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स भी मांगते हैं, साथ में प्राइवेट स्कूल्स भी मांगते हैं, एंड विच इज वन ऑफ द मिनिमम एंड बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी स्कूल काउंसलर के लिए। अलोंग विद इट काफी लोगों को ये रहता है कि इग्नू जो डिप्लोमा ऑफर करता है वो ऑफर करता है फैमिली थेरेपी में। सो काफी बार लोग सोचते हैं कि सिर्फ डिप्लोमा करना है तो फैमिली थेरेपी में डिप्लोमा कर लेते हैं एंड देन दे गो टूवर्ड्स स्कूल काउंसलिंग। तो इग्नू का फैमिली थेरेपी का डिप्लोमा जो अवेलेबल है, वो डिप्लोमा डज नॉट इक्वल टू डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड गाइडेंस। ओनली डिप्लोमा इन काउंसलिंग साइकोलॉजी इज इक्वल टू डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इग्नू वाला जो फैमिली थेरेपी का डिप्लोमा है वो आप कर सकते हैं अगर आप मान लीजिए फैमिली थेरेपी, ग्रुप थेरेपी में काम करना चाहते हैं, या फिर आप बहुत सारे लोग फैमिली कोर्ट्स में काम करते हैं जहां पे एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है जो मेजरली फैमिली रिलेटेड काउंसलिंग प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए द प्रेफर्ड डिप्लोमा आर आपका ये फैमिली थेरेपी वाला, अलोंग विद इट जामिया का जो रेगुलर कोर्स है काउंसलिंग एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी वाला। साथ में एक सवाल जो आया है वो भी यहीं पे एड्रेस कर देता हूं कि डिस्टेंस से जब आप डिप्लोमा करते हैं काउंसलिंग से तो बेसिक रिक्वायरमेंट में कोई फर्क नहीं आता है। आप रेगुलर से करें, बेसिक से करें, मिनिमम एलिजिबिलिटी आप क्रॉस कर लेते हैं। बात ये आती है आपके स्किल डेवलपमेंट की। जैसा मैं लास्ट वाली वीडियो में भी बात कर रहा था कि अ रेगुलर कोर्स हैज मच मोर रिगर and has a better chance of providing you
good exposure, good experience, and possibly a good skill development in comparison to a distance course. तो ये एड्रेस हो गया डिस्टेंस वाला। साथ ही साथ में डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी भी अवेलेबल है, जो कि आरसीआई द्वारा एक लाइसेंस्ड कोर्स है। तो बहुत लोग ये पूछते हैं मेरे से कि सर अगर हम एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करने की बजाय अगर डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी कर लें तो अपॉर्चुनिटीज में क्या फर्क आता है। तो देखिए, डिप्लोमा प्रोग्राम की ड्यूरेशन ऑन एन एवरेज 1 साल की होती है, इसीलिए वो डिप्लोमा कहलाता है। 1 साल से ज्यादा भी हो सकती है, 1 साल से कम भी हो सकती है, ऑन एन एवरेज 1 साल की होती है। साथ ही साथ में अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि क्लिनिकल साइकोलॉजी के डिप्लोमा की, तो देखिए कोई कोर्स की महत्वता इस बात पे भी होती है कि वो कितना वेल नोन है। डिप्लोमा इन काउंसलिंग साइकोलॉजी इज अ यंग कोर्स, एंड अभी अगर आप क्लिनिकल सेटिंग में उस डिप्लोमा को लेके प्रैक्टिस करने जाएंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जो शायद जिन सवालों के जवाब आपको भी बेहतर तरीके से ना मालूम हो। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि डिप्लोमा इन काउंसलिंग साइकोलॉजी में आप तभी डिसाइड करे जाने का जब आपको श्योर हो कि उस डिप्लोमा से आप क्या चीज टारगेट कर सकते हैं। अब जो डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी है, इट स्टैंड्स इन बिटवीन योर डिप्लोमा इन काउंसलिंग, उससे थोड़ा सा बेहतर माना जाता है, बट लोअर देन एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो दोनों के बीच में डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी आता है। रिकग्निशन ज्यादा नहीं है, इसलिए ज्यादातर लोग डिप्लोमा इन क्लिनिकल इन काउंसलिंग एंड गाइडेंस वाला ज्यादा प्रेफर करेंगे इन कंपैरिजन टू डिप्लोमा इन क्लिनिकल वाला, क्योंकि उस कोर्स के रिगर की भी अभी मुझे तो जानकारी नहीं है, और जितना मुझे अंदाजा लगा है उससे मैं आपको जवाब दे रहा हूं। बाकी कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी होते हैं डिप्लोमा में, जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप मास्टर्स के दौरान में भी कर सकते हैं, मास्टर्स के बाद भी कर सकते हैं, मास्टर्स से पहले भी कर सकते हैं। तो जैसे कि हो गया डिप्लोमा इन हिप्नोथेरेपी और डिप्लोमा इन क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी। तो जो हिप्नोसिस होता है उससे ये प्रोसेस अलग होता है, ये रिलेटिवली ज्यादा रिसर्च्ड, ज्यादा साइंटिफिक और मोर क्लिनिकली ओरिएंटेड होता है, सो दैट आप क्लाइंट को एक थेरेप्यूटिक एक्सपीरियंस दे सके वाया द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी। तो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी जो आपको कोर्सेज ज्यादातर मिलेंगे डिप्लोमा के, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर करती हैं, एंड वो सारे के सारे 3 लेवल पे आपको मिलते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। और प्राइस रेंज आपकी प्रोफेशनल डिप्लोमा की, जैसे क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी हो गया, साइबर साइकोलॉजी हो गया, या फिर आपके आर्ट थेरेपी हो गया, या डांस मूवमेंट थेरेपी हो गया, इसकी रेंज आपकी 40 से 60,000 के बीच में ओवरऑल पड़ जाती है। साथ ही साथ में आपका वही जो मैंने बताया, जैसे आर्ट थेरेपी और डांस मूवमेंट थेरेपी, फोर्टिस इन कोलैबोरेशन टू यूनेस्को सीआईडी एक प्रोग्राम चलाता है अपना आर्ट थेरेपी का, जिसमें यूनेस्को सीआईडी द्वारा आपको लाइसेंस दिया जाता है एज अ प्रैक्टिशनर, कि आप उसकी स्किल्स और नॉलेज को, आर्ट थेरेपी को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो चीज आप कर सकते हैं। साथ ही साथ में पंजाब यूनिवर्सिटी और कुछ और यूनिवर्सिटीज ने रिसेंटली डिप्लोमा कोर्सेज लॉन्च करे हैं इन रिसर्च एंड स्टैट्स, साथ ही साथ में सर्टिफिकेट कोर्सेज भी ऑफर करे हैं। तो वो लोग जो रिसर्च और स्टैट्स में बेहतर तरीके से अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, या जो पीएचडी में हैं और रिसर्च की बेहतर जानकारी लेना चाहते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर्स की हो जैसे एनवीवो हो गया, एसपीएसएस हो गया, या फिर आप बेसिक रिसर्च की जानकारी लेना चाहते हैं टू एडवांस रिसर्च, या फिर आप स्टैट्स सीखना चाहते हैं, तो आपको डिप्लोमा इन रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स भी अवेलेबल है, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं 2-3 महीने के, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ में डिप्लोमा इन चाइल्ड साइकोलॉजी अवेलेबल होता है, क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी भी रिकग्नाइज्ड नहीं है जैसे कि काउंसलिंग रिकग्नाइज्ड नहीं है। अभी हमारी कंट्री में ऑफिशियली क्लिनिकल साइकोलॉजी ही रिकग्नाइज्ड है, यानी कि एक गवर्नमेंट बॉडी उसको ओवरसी करती है। तो ऐसे केस में कोई सही तरीका नहीं होता है टू बिकम अ काउंसलर और टू बिकम अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, रादर एक प्रिफर्ड तरीका होता है। तो जैसे हम सैटरडे को डिप्लोमा इन चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करेंगे, जहां पे एक एक्सपर्ट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट आएंगी
इनसाइडर इनसाइट्स के एपिसोड 1 के लिए हम वहां पे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ में जैसे सवाल भी पूछ रहे हैं चौधरी निक्स की सम गाइडेंस ऑन फॉरेंसिक साइकोलॉजी, तो जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट सैटरडे होगा, यानी कि जो आपका 6 जून को मेरे ख्याल से पड़ रहा है सैटरडे, तो उस सैटरडे पे हम लोग इनसाइडर इनसाइट्स का एपिसोड 2 लेके आ रहे हैं, जिसपे वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑन द प्रोफेशनल पीजी डिप्लोमा ऑन फॉरेंसिक साइकोलॉजी, जो कि ऑफर करता है गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। तो एक है जिन्होंने वहां से प्रैक्टिस की हुई है, along with it she is pursuing her PhD on criminology and forensic psychology. So the expert would come and share her experience of the diploma course on forensic psychology. तो उसके लिए आप वेट कर सकते हैं। तो जो जून का फर्स्ट सैटरडे है उस पे हम कर रहे होंगे। तो फोरेंसिक साइकोलॉजी में आपका डिप्लोमा होता है, साथ ही साथ में सर्टिफिकेट कोर्सेज और ओरिएंटिंग कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे क्रिमिनोलॉजी पे, पर क्रिमिनोलॉजी पे ज्यादातर एमए साइकोलॉजी के कोर्सेज, एमए क्रिमिनोलॉजी के कोर्सेज ज्यादा प्रेफर की जाते हैं। उसके अलावा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग 3 लेवल्स में अवेलेबल है, वो भी आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ में साइबर साइकोलॉजी, इनके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी पे कोर्सेज हैं, साथ ही साथ में आपको डिप्लोमा इन साइकोलॉजी, डिप्लोमा इन अप्लाइड साइकोलॉजी, डिप्लोमा इन साइको एनालिटिक्स, साइकोथेरेपी, इन सारी चीजों पे डिप्लोमा मिल जाएंगे। तो डिप्लोमा कोर्सेज आप कर सकते हैं, वो आपकी नॉलेज को रिफाइन कर देते हैं। सो दे आर अ गुड एस्टैब्लिश्ड प्रोग्राम्स, बट बिवेयर कि कौन सा डिप्लोमा कोर्स आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा। बहुत सारे लोग डिप्लोमा कोर्सेज ऑफर कर देते हैं बाय ओनली कॉलिंग देयर इंडिविजुअल और देयर ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्राम्स बाय पुटिंग द वर्ड डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफ देम। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे आप, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज लॉन्च करते हैं काउंसलिंग के, 20,000 के, 30,000 के, 40,000 के, 80,000 के, और लोग ज्वाइन करते हैं ये सोच के कि मे बी उस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू हो। तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, गो एंड कंफर्म कि क्या उस डिप्लोमा कोर्स की वैल्यू है या नहीं। कुछ कोर्सेज की वैल्यू आपको खुद पता चल जाएगी इन रेफरेंस टू वो किस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का पार्ट है, पर जितने भी इंडिविजुअल लोग या कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड कर रही हैं, सो बिवेयर एंड स्टे कॉशियस ऑफ दैट। तो यहाँ पे मेरा सवाल जवाब ओवर होता है डिप्लोमा का। अगर इस पे और कुछ रक्षिता रह गया है तो बताइए। हाँ, एक क्वेश्चन है कौर ब्रह्मजोत का, कैन यू प्लीज रिपीट द नेम ऑफ द डिप्लोमा ऑफर्ड बाय यूनेस्को टू प्रैक्टिस आर्ट थेरेपी। अच्छा, तो आर्ट थेरेपी की स्पेशलाइजेशन कराता है फोर्टिस हॉस्पिटल। तो आप फोर्टिस हॉस्पिटल में कॉल कर सकते हैं, या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं आर्ट थेरेपी कोर्स बाय फोर्टिस। तो यूनेस्को सीआईडी के क्योंकि फोर्टिस अपने आप कोई लाइसेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता है, जैसे मैं लास्ट टाइम भी बात कर रहा था, लाइसेंस के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए विच इज रिप्रेजेंटेटिव और हैज द सोल अथॉरिटी ओवर अ सर्टेन program or procedure or specialization. UNESCO CID is that organization which has that authority of licensing over art therapy or dance movement therapy or creative writing. तो ये सारा एक ही कोर्स के अंदर वो डांस मूवमेंट भी कराएंगे, आर्ट भी कराएंगे, क्रिएटिव राइटिंग भी कराएंगे। सो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। सो द कोर्स इज ऑफर्ड बाय फोर्टिस बट licensed by UNESCO CID in collaboration with UNESCO CID. जी। Okay, I hope ब्रह्मजोत आपका क्वेश्चन आंसर हो गया है। So this was all about diplomas by Amit, and now we come to MPhil, that is Masters of Philosophy. PUT full जी। form? ना? जी। हाँ, हाँ। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज एन एमफिल एंड व्हाई शुड वन डू इट। बिल्कुल, काफी लोगों के सवाल इस चीज पे रहते हैं रक्षिता कि वो एमफिल करें या पीएचडी करें, बहुत लोग ये सोचते हैं। प्लस बहुत लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ एमफिल जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में ही होता है। तो एमफिल जो है वो एक रिग्रेस प्रोग्राम होता है जो आपको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। वो जिस भी
सब्जेक्ट में दिया जा रहा है। मान लो अगर आप एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात करेंगे, तो एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी वुड प्रोवाइड यू अ मोर रिगरस ट्रेनिंग इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। जैसे मास्टर्स में आप स्पेशलाइजेशन तो कर रहे थे, पर स्पेशलाइजेशन ब्रॉडर वे में कर रहे थे। एमफिल और रिगरस और स्पेसिफिक और फोकस्ड और प्रैक्टिस ओरिएंटेड हो जाता है। साथ में एमफिल आपके रिसर्च के फोकस को भी डेवलप करता है, आपको स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ में आपको स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो एक एमफिल प्रोग्राम और एक पीएचडी प्रोग्राम दोनों अलग होते हैं। अगर आपने एमफिल करी है मान लीजिए क्लिनिकल साइकोलॉजी में, तो आपके नाम के आगे डॉक्टर एज अ प्रीफिक्स नहीं लगता है। एमफिल का केवल मतलब है कि एमफिल इंडिया में इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी टू प्रैक्टिस क्लिनिकल साइकोलॉजी। एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। अगर आप कोई बड़ा कोर्स कर लो, मान लो आप मास्टर्स के बाद में आप डिप्लोमा कोर्स कर ले, डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी फॉर एग्जांपल, या डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड गाइडेंस, एंड आप एमफिल ना करके पीएचडी कर ले मान लो क्लिनिकल साइकोलॉजी में। पीएचडी में आपकी स्पेशलाइजेशन आपके टॉपिक से मानी जाती है। तो मान लो आप पीएचडी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रहे हैं, आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी का कोई टॉपिक ले लिया, देन ऑल्सो यू कैन नॉट प्रैक्टिस एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि इंडिया में आरसीआई के और मेंटल हेल्थ एक्ट 2018 के अकॉर्डिंग आपको एमफिल मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है टू प्रैक्टिस एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। सो यू कैन नॉट कॉल योरसेल्फ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अगर आपने एमफिल नहीं करी है, चाहे आपने ऊपर की डिग्री करी हो चाहे नीचे की करी हो, पर एमफिल करना जरूरी होता है। तो एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी इसलिए भी ज्यादा पॉपुलर कोर्स हो जाता है एक। और दूसरी चीज ये है कि केवल क्लिनिकल साइकोलॉजी में एमफिल नहीं होता है, आपका जैसे सोशल साइकोलॉजी में एमफिल अवेलेबल है, जैसे क्राइस्ट में अवेलेबल है एमफिल इन सोशल साइकोलॉजी, एमफिल इन अप्लाइड साइकोलॉजी, एमफिल इन काउंसलिंग साइकोलॉजी, एमफिल इन साइको एनालिटिकल साइकोथेरेपी जो कि अंबेडकर ऑफर करता है, साथ ही साथ में एमफिल इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। और एमफिल जो है वो आपका 2 साल का प्रोग्राम होता है, रिगरस प्रोग्राम, और 2 साल के प्रोग्राम में 4 सेमेस्टर्स में आपका पूरा प्रोग्राम होता है। एंट्रेंस के थ्रू आपका एडमिशन होता है। मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो आपकी मास्टर्स होनी चाहिए साइकोलॉजी में। साथ ही साथ में इग्नू के बच्चे ओपन से अगर मास्टर्स करते हैं और वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में एमफिल करना चाहते हैं आगे, तो उसके पीछे काफी सारे डाउट्स हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो इग्नू से अगर आपने एमए ओपन किया हुआ है तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आते, तो उसके लिए एमफिल रेगुलर मांगते, मतलब एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए आपका एमए प्रोग्राम रेगुलर मांगते हैं कुछ इंस्टीट्यूट्स। एंड कुछ इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो ओपन वाले बच्चों को अवेलेबल भी करा देते हैं कि आप एलिजिबल हैं एग्जाम में बैठने के लिए। तो ओपन वाले जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे बच्चे वो उन्हें इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट के साथ में कि क्या वो एलिजिबल हैं उस इंस्टीट्यूट में एंट्रेंस का एग्जाम देने के लिए। दूसरा, एमफिल का जो फीस का प्रोग्राम का फीस होता है वो यूजुअली 500,000 रुपए से लेके आपका 2.5-3 लाख तक पहुंच सकता है, डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है या प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। साथ ही साथ में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कुछ इंस्टीट्यूट 12 से 20,000 के बीच में मंथली स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं स्टाइपेंड के नाम से। और जब तक आप 2 साल एमफिल वहां पे करते हैं आपको 12 से 20,000 के बीच में मंथली ये अमाउंट मिलती रहती है। साथ ही साथ में एमफिल मतलब काफी ही ज्यादा रिगरस प्रोग्राम हो जाता है, तो एमफिल के लिए डिसीजन सोच समझ के लेना चाहिए कि भाई मैं एमफिल करना चाहता हूं, चाहती हूं या नहीं चाहती। तो एमफिल इज नॉट इक्वल टू पीएचडी कि आपने एमफिल कर दी तो पीएचडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एमफिल का मतलब है कि आपके फील्ड में हाई लेवल स्पेसिफिक ओरिएंटेड क्यूरेटेड ट्रेनिंग आपको मिल जाती है, स्किल डेवलपमेंट आपका अच्छा हो जाता है। सो विद दिस आई एंड द एमफिल वाला सवाल।
कुछ है तो आप बताइए उसके अलावा। ओके, कृतिका, हाँ, कृतिका ने क्वेश्चन पूछा था। कृतिका, आई हैव नोटेड योर क्वेश्चन, हम उस पे आएंगे। दैट इज थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक, तो हम उस पे आ जाएंगे अभी। इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन थे। एक तो श्रीजा का क्वेश्चन था, डू वी हैव टू कंडक्ट रिसर्च टू कंप्लीट एमफिल? सो देखिए, एमफिल में जैसे आज के टाइम में तो बैचलर्स और मास्टर्स दोनों लेवल पे आपको डिसर्टेशन कंप्लीट करनी होती है, ऐसे ही एमफिल में भी आपको एक फोकस्ड डिसर्टेशन प्रोवाइड करनी होती है, जिस डिसर्टेशन को अगर आप आगे जाके पीएचडी करना चाहते हैं तो आप उसी टॉपिक को भी चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हाँ, रिसर्च करनी होती है, या आप ये कह दीजिए कि डिसर्टेशन कंपाइल करके देनी होती है। साथ ही साथ में एमफिल का एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये रहता है कि मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स जो पीएचडी ऑफर करते हैं, वो लोग जिन्होंने भी एमफिल करी हुई है या एमफिल के फाइनल ईयर में होते हैं, उनको डायरेक्ट एडमिशन का मौका देते हैं। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब होता है कि आपको उनका एंट्रेंस नहीं देना होगा, बस आप डायरेक्टली उनके इंटरव्यू में अपीयर कर सकते हैं और इंटरव्यू क्वालिफाई कर लें तो आपका पीएचडी में भी सिलेक्शन हो जाता है। तो ये भी एक बेनिफिट रहता है एमफिल का, जो इक्वली नेट जेआरएफ का भी रहता है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था वंशिका का, व्हाट आर द कॉलेजेस व्हिच प्रोवाइड एमफिल इन काउंसलिंग? एमफिल इन काउंसलिंग, देखिए जैसे एमफिल इन काउंसलिंग हो गया, एजुकेशनल साइकोलॉजी हो गया, अप्लाइड साइकोलॉजी हो गया, या सोशल साइकोलॉजी हो गया। तो सोशल साइकोलॉजी के लिए मुझे मालूम था क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उसने एमफिल अपनी कंप्लीट करी है क्राइस्ट में। तो ये थोड़ा सा आपको गूगल करना पड़ेगा कि एमफिल इन काउंसलिंग साइकोलॉजी कौन कौन से इंस्टीट्यूट ऑफर करते हैं, और दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट तो कोई ऑफर नहीं करता है, इतना मैं आपको बता देता हूं। बाकी आप को गूगल से एक बार चेक करना पड़ेगा। तो मैंने बता दिए हैं कि ये ऑफर करते हैं, बट कौन कौन से इंस्टीट्यूट वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि पैन इंडिया बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं, तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। ओके, आई होप वंशिका यू गॉट योर आंसर। उसके बाद क्वेश्चन था मधुस्मिता का, व्हाट आर द इंस्टीट्यूट फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी, व्हिच यू हैव आंसर्ड बी, एंड आफ्टर एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज? देखिए, एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी के बाद तो पहली अपॉर्चुनिटी जॉब की आती है, वो आती है एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आप चाहें तो प्राइवेट में क्लिनिकल साइकोलॉजी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि अपना क्लिनिक खोल सकते हैं आप। साथ में जब आप आरसीआई लाइसेंस्ड एमफिल प्रोग्राम करते हैं तो आपको आरसीआई का लाइसेंस का प्रोसीजर फॉलो करना होता है, वो प्रोसीजर से आपको लाइसेंस मिलता है। उस लाइसेंसिंग के बाद आप हॉस्पिटल सेटिंग में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप बैठ सकते हैं वहां पे। साथ ही साथ में आप प्राइवेट प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप एनजीओज में, ऑर्गेनाइजेशंस में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर्क कर सकते हैं। साथ में आप जेल्स और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं। और क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए काफी स्ट्रक्चर्ड जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो वो सारी की सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। लेकिन जिस भी सेटिंग में आप करेंगे काम, चाहे एनजीओ में, चाहे रिहैबिलिटेशन सेंटर में, चाहे जेल में, जैसे तिहाड़ सेंट्रल जेल है, तो जेल में अगर आप एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं, या प्राइवेट अपना करते हैं, या हॉस्पिटल सेटिंग में करते हैं, तो सारी की सारी जगह पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का जो जॉब है, रोल है, वो काफी स्पेसिफिक होता है, विच इज रिलेटेड टू डायग्नोसिस, विच इज रिलेटेड टू असेसमेंट भी वो करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो वो कर सकते हैं। तो काउंसलर का रोल भी बहुत स्पेसिफिक होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का भी रोल काफी स्पेसिफिक होता है अबाउट साइकोलॉजी इन इंडिया। ओके, तो दो एमफिल से हटके क्वेश्चंस थे, दोनों सिमिलर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अर्चना का क्वेश्चन है कि एमए काउंसलिंग के बाद क्लिनिकल में जाना चाहे तो कैसे करें विदाउट एमफिल, जस्ट आफ्टर एमए? देखो, एमए इन काउंसलिंग के बाद आप क्लिनिकल में नहीं जा सकते। देखो, आपको फर्क समझना पड़ेगा। फर्क ये होता है कि कौन सा केस क्लिनिकल होता है, कौन सा नॉन क्लिनिकल होता है। क्लिनिकल केसेस वो होते हैं जिसमें आप डायग्नोसिस करते हैं और आप कहते हैं कि दिस पर्सन हैज अ डिसफंक्शनैलिटी, or the issue is causing certain dysfunctionality in his or her everyday life. So, a clinical intervention is necessary.
तो इसीलिए अ काउंसलर हैज टू वर्क क्लोजली विद अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एंड इसीलिए अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैज टू वर्क क्लोजली विद अ साइकाइट्रिस्ट। क्योंकि क्लिनिकल केसेस में बहुत सारे इशू ऐसे हो सकते हैं जो सामने वाले के सिचुएशन को काफी एस्केलेट कर सकता है, उसकी कंडीशन को। तो ऐसे केस में काफी बार मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है, पर क्योंकि काउंसलर और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेडिकेशन नहीं दे सकता है, तो एक साइकाइट्रिस्ट चाहिए होता है। पर एक क्लिनिकल क्योंकि काउंसलर डायग्नोसिस नहीं कर सकता है, या डायग्नोसिस कर दिया है उसके बाद क्लिनिकल इशू है तो उसको कंटिन्यू नहीं कर सकता है, तो इसलिए उसे एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को रेफर करना होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द चेन, एंड द चेन इज कि काउंसलर प्रोवाइड्स काउंसलिंग, इट द पर्सन वर्क्स ऑन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, in enhancing the individual in their everyday life। तो काउंसलिंग में अगर किसी व्यक्ति को स्ट्रेस है, माइल्ड क्लिनिकल डिप्रेशन है, या वो बहुत सारी दिक्कतों से गुजर रहे हैं, तो दे कैन टॉक टू अ काउंसलर, एंड इफ अ काउंसलर इज ऑल्सो अ थेरेपिस्ट, देन दे कैन ऑल्सो मूव टुवर्ड्स एन इंटरवेंशन। अगर वो इशू क्लिनिकल हो जाता है, सीवियर हो जाता है, 3-4 महीनों से मान लो रेगुलर वो इशू चल रहा है, वो व्यक्ति अपनी सोशल लाइफ में फंक्शन नहीं कर पा रहा है, जॉब नहीं होल्ड कर पा रहा है, पर्सनल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है, पर्सनल ग्रूमिंग उसकी खराब हो रही है कि वो खुद तक का ध्यान नहीं रख रहा है, तो ऐसे केस में आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को रेफर करिए। और ज्यादा सीवियर केस है कि मेडिकेशन की जरूरत पड़ेगी ताकि उसको संभाला जा सके, तो ऐसे में साइकाइट्रिस्ट को। तो एक एमए मास्टर, बहुत लोग क्या करते हैं कि जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं काउंसलिंग के, तो बहुत लोग जो हैं दे हायर psychologists or psychology students who have done their bachelors, or people who are doing their masters, or people who have done their masters। तो ऐसे केस में the person is offering the services would not be called counseling। Now you are helping the person in their everyday challenges, because you are a psychologist, not a counselor, you're a psychologist, because you have knowledge of psychology। आपने बीए ऑनर्स साइकोलॉजी करा, या बीएससी साइकोलॉजी करा, या बीए प्रोग्राम किया साइकोलॉजी में, या आपने मास्टर्स में साइकोलॉजी का किया, तो नाउ यू आर अ साइकोलॉजिस्ट, एंड विद योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस यू आर हेल्पिंग समबडी टू डील विद देयर एवरीडे चैलेंजेस। बट टू बिकम मोर स्पेशलाइज्ड इनटू हैंडलिंग देयर इश्यूज, or to become more effective, or to become more intervention oriented, then you need to move from being a psychologist to a counselor। And now if you want to help somebody with their clinical issues, with the abnormalities, with the disorders, then you have to become a clinical psychologist। And if you have to give medication, if your belief is that medication can help, and अगर आपने psychology चुन ली है, then as a clinical psychologist you work closely with a psychiatrist, or you move towards MBBS and become a psychiatrist। So that is the way। जी। Okay। Next, Neha Joshi का question है। She is saying, hello sir, I have a query regarding the scope for human development and family studies student in psychology field। तो अगर तुम्हें ठीक लगे रक्षिता, एक बार पीएचडी और पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप खत्म करके फिर बस सवाल ही ले लेते हैं सारे। हाँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना? अगर बाकी व्यूअर्स को भी ठीक लगे तो हम लोग पीएचडी और पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप खत्म करके एंड देन पूरा सेशन डिवोट कर देंगे इन आंसरिंग योर क्वेरीज। जी। से रिलेटेड ये था कि जैसे 2 तरह की चीजें अमित ने मुझे बताई थी जब हम डिस्कस कर रहे थे। एक तो था पीएसडी, एक था पीएचडी। सो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ पीएचडी एंड व्हाट शुड वन प्रेफर, पीएसवाईडी और पीएचडी, एंड द होल प्रोसेस एंड रिकमेंडेशंस और टिप्स एंड एवरीथिंग। बिल्कुल। तो जब भी हम लोग हायर स्टडीज की बात करते हैं, या हम लोग रिसर्च में जाना चाहते हैं और किसी टॉपिक में स्पेशलाइजेशन लेना मतलब अपनी एक्सपर्टीज दिखाना चाहते हैं, स्पेशलाइजेशन भी नहीं, एक्सपर्टीज,
दिखाना चाहते हैं। देन उस टाइम पे वी मूव टुवर्ड्स पीएचडी। बहुत सारे लोग इसलिए भी पीएचडी करना चाहते हैं क्योंकि पीएचडी के साथ उनके नाम के आगे डॉक्टर लग सकता है। साथ ही साथ में कुछ लोग इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि यूजीसी ने रिसेंटली हैज मेड दिस कंपलसरी कि अगर आप 2021 से अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या प्रोफेसरशिप करना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज PhD में, is compulsory. हाँ, तो नेट क्वालिफिकेशन अलोंग विद अ पीएचडी इज कंपलसरी टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये पीएचडी के लिए रिक्वायरमेंट्स होती है। काफी बार क्या होता है कि लोगों का ये बेसिक एजम्पशन होता है कि मैं इस फील्ड में और ज्यादा रिसर्च करना चाहता हूं ताकि लोगों की मदद हो सके या और इन डेप्थ जा सके हम लोग। ऐसे केस में लोग पीएचडीज करते हैं। साथ ही साथ में बहुत सारे लोग हैं वो जैसे डीआरडीओ में ज्वाइन करना चाहते हैं या डीआईपीआर में, जो डिफेंस इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे साइकोलॉजी बेस्ड, तो वहां पे काम करना चाहते हैं और वहां पे पीएचडी में रिसर्च करना या पीएचडी टॉपिक्स उस तरीके के रखना काफी बेनिफिशियल हो जाता है ऐसे फील्ड्स में। तो पीएचडी उस तरीके से लोग चूज करते हैं, प्रेफर करते हैं। अब पीएचडी जो होता है वो होता है कि आप जो है वो और फोकस्ड रिसर्च करते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो आप एक टॉपिक को आप पहले डिसाइड करते हैं कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल में बुलिंग बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से एडोलेसेंट ग्रोथ हैम्पर होती है, विच अफेक्ट्स समबडी इन देयर एडल्टहुड। मान लो मेरा इस तरीके का विचार है कि स्कूल बुलिंग बहुत गलत है, तो ऐसे में मैं स्कूल बुलिंग पे अपनी पीएचडी कर सकता हूं। स्कूल बुलिंग पे पहले कितना काम हुआ है वो सारा का सारा काम देखूंगा, फिर ये देखूंगा कि जो पुराना काम हुआ है और जो मैं आगे काम करना चाहता हूं उसके बीच में गैप कितना है। तो रिसर्च गैप हम आइडेंटिफाई करते हैं और उस रिसर्च गैप से हम लोग अपना एक सवाल बनाते हैं जिसे हम रिसर्च क्वेश्चन कहते हैं। और उस रिसर्च क्वेश्चन पे फिर हम अपने आने वाले 3 से 5 या 3 से 6 या 3 से 10 साल डेडिकेट करते हैं उस रिसर्च टॉपिक को बार बार समझने, पढ़ने और इश्यूज को अनअर्थ करने में, यानी कि और ज्यादा डीप में जाने में। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं पीएचडी। साथ में पीएचडी का फोकस होता है कि आपको एक अपना थीसिस देना होता है। थीसिस इज लाइक अ बुक जो आपको खुद लिखनी होती है और उस बुक में आप बताते हैं कि आपका टॉपिक क्या था, आपकी जर्नी क्या थी, आपने क्या रिसर्च करी, क्या मेथड था आपका, एंड बाद में क्या एनालिसिस आपने किया, देन क्या डिस्कशन उस एनालिसिस से निकला और रिजल्ट क्या था। तो ये है। हाँ, आप बिना नेट के पीएचडी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिना मतलब पीएचडी तो कर सकते हैं, पर बाद में 2021 से अगर आप आगे ज्वाइन करना चाहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, जैसा गाइडलाइंस हमें यूजीसी से आई थी। हाँ, तो उसके लिए पीएचडी और नेट जरूरी होता है, पर आप बिना नेट के भी पीएचडी कर सकते हैं। अगर आपका नेट क्वालिफाइड है तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट डायरेक्ट एडमिशन ऑफर करते हैं पीएचडी में। डायरेक्ट एडमिशन जैसे एमफिल वालों को भी मिलता है। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब है कि एंट्रेंस नहीं देना होगा, यू कैन डायरेक्टली अपीयर फॉर द इंटरव्यू। मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म उनका भरना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आप नेट का फॉर्म लेके सीधे वहां खड़े हो जाएं कि मैं इंटरव्यू देने आया हूं। तो आप उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भरिए। इट्स जस्ट दैट कि उसमें आप एंट्रेंस स्किप कर सकते हैं। साथ में बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि एक नई चीज निकल के आई है, जैसे रक्षिता बोल रही थी, PSYD। तो PSYD का मतलब कहते हैं हम लोग PsyD। तो PsyD भी इक्विवेलेंट डिग्री होती है पीएचडी की, पर ये जैसे पीएचडी हो गया आपका फिलॉसफी में डॉक्टरेट, PsyD हो गया आपका साइकोलॉजी में डॉक्टरेट। तो पीएचडी जो है वो एक जनरल डिग्री है रिसर्च की, जो और फोकस्ड आपको बना देती है आपके टॉपिक के लिए, और आप किसी भी फील्ड में हो आप पीएचडी कर सकते हैं उसमें।
लेकिन साइड ई आप तभी कर सकते हैं जो साइकोलॉजी वाले बच्चे हैं। तो साइड ई वाले केस के अंदर आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि साइड ई यानी कि आपकी डॉक्टरेट साइकोलॉजी में इज अ मोर फोकस्ड रिसर्च एंड ट्रेनिंग ओरिएंटेड प्रोग्राम इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। सो यूजुअली प्रिफर्ड क्या होता है कि अगर आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं देन आपको एमफिल करना है, और एमफिल के बाद आपको साई डी करना चाहिए, क्योंकि वो आपको और एनहेंस्ड ट्रेनिंग दे देता है क्लिनिकल साइकोलॉजी में। अब मान लो मुझे क्लिनिकल साइकोलॉजी में नहीं जाना, पर मैं आगे रिसर्च करना चाहता हूं, या मैं चाहता हूं मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगे, या फिर मैं चाहता हूं कि मेरे को प्रोफेसर बनना है, तो ऐसे केस में मैं पीएचडी चुनूंगा ना कि साइडी। क्योंकि पीएचडी रिसर्च प्रोग्राम है जो आपको ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड कर रहा है उस फील्ड में, पर आपको रिसर्च का मौका दे रहा है, एक्सप्लोर करने का मौका दे रहा है, तो ये पीएचडी हो गया। और साइडी केवल वो लोग करें जो एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी या क्लिनिकल साइकोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहां पे साइडी इज अ ट्रेनिंग ओरिएंटेड क्लिनिकल प्रोग्राम स्पेसिफिकली स्पेशली फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एस्पायरिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो ये डाउट आप प्लीज क्लियर करिएगा कि हु शुड गो फॉर पीएचडी एंड हु शुड गो फॉर साइडी। पीएचडी के लिए सभी जा सकते हैं, उसके डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। साइडी में उसको जाना चाहिए जो क्लिनिकल साइकोलॉजी में कर रहा है। तो साथ ही साथ में पीएचडी प्रोग्राम्स जो हैं वो आपके 10,000 से लेके इवन 5,000 से लेके मैक्सिमम आपके 5 लाख 6 लाख तक जा सकता है, क्योंकि पीएचडी प्रोग्राम्स आपके मिनिमम 3 साल के और मैक्सिमम 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल तक के हो सकते हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से जब आप पीएचडी करते हैं, जैसे मैं डीयू से अभी मेरी पीएचडी चल रही है, तो डीयू में मेरा एडमिशन के टाइम में जो मेरा खर्चा बैठा था पीएचडी का, यानी कि मेरे पूरे 1 साल का, इट वॉज 1900 रुपीज, 1900, यानी कि 1900 रुपए लगे थे मेरे पीएचडी के एडमिशन में। अलोंग विद इट मेरे को एनुअली फीस देनी होती है, आई गेस मैं जितना याद आ पा रहा है, या तो मैंने 800 रुपए की फीस दी होगी 1 साल की, नेक्स्ट ईयर की, या फिर मतलब 2000 से कम की थी, मुझे याद नहीं आ रहा, काफी टाइम हो गया, दिसंबर में जमा करी थी, तो पर 2000 से नीचे नीचे। तो अगर मैं मान लो मैं 5 साल पीएचडी करता हूं, तो मेरा 5 साल का खर्चा कितना बैठ जाएगा? 2000 रुपए, ये ज्यादा से ज्यादा 10,000 मान लो आप, 10,000 बैठ जाएगा। वहीं पे जब आप प्राइवेट से पीएचडी करते हैं तो आपका 1 साल का आपका 1 लाख से बैठ सकता है 2.5-3 लाख तक भी आपका 1 साल का प्रोग्राम। तो ऐसे ही आप सालाना तौर पे जोड़ेंगे तो आपका वो बैठ जाता है। तो बिल्कुल बिल्कुल साइडी हैज ऑल द बेनिफिट्स ऑफ पीएचडी। मतलब आप डॉक्टर प्रीफिक्स लगा सकते हैं, बस ये है कि साइडी आपका मोर फोकस्ड प्रोग्राम है क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए, रादर देन पीएचडी जो कि एक जनरल रिसर्च प्रोग्राम है जो किसी भी फील्ड के व्यक्ति कर सकते हैं अपने फील्ड में एक्सपर्टीज और अपने फील्ड में और इन डेप्थ रिसर्च करने के लिए। तो बेनिफिट्स दोनों के सेम है, बस एक डिग्री साइकोलॉजी के अंदर आती है क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए, तो इसलिए साइड डी कह दिया उसे, और दूसरी पीएचडी है, एक रिसर्च ओरिएंटेड है, एक ट्रेनिंग ओरिएंटेड है। आई गेस सवाल का जवाब इस चीज से मिला हो। साथ ही साथ में हाँ, और उसके बाद पीएचडी के जस्ट बाद पीएचडी में वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल स्टेप जो होता है, आप चाहे गवर्नमेंट से करें चाहे प्राइवेट से करें कोई फर्क नहीं है, आपके ऊपर डिसीजन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है सुपरवाइजर का। चूज अ सुपरवाइजर जो आपके अच्छे हों, जो सपोर्टिव हों, क्योंकि कोई आप सुपरवाइजर अंदाजे में चुन ले या बिना जान पहचान के चुन ले, या काफी बार बहुत सारे व्यक्ति आपके हिसाब के नहीं होते हैं, पर आप सोचते हैं क्या दिक्कत है, मैं चुन लेता हूं, बना लेता हूं सुपरवाइजर। पर आप ये देखिए कि 5-6 साल आपको रेगुलरली टच में रहना है, तो एक अंडरस्टैंडिंग व्यक्ति का आपका सुपरवाइजर होना मस्ट है। चाहे आप टॉपिक पे कॉम्प्रोमाइज कर जाएं, मेरे हिसाब से, बहुत लोग टॉपिक प्रेफर करेंगे, मेरे हिसाब से चाहे आप ऐसा सुपरवाइजर। एक्चुअली आई हैव सीन दिस। हाँ बताइए।
प्लीज कंटिन्यू। मैं हाँ नहीं नहीं प्लीज बोलो। जब मेरे पापा पीएचडी, हाँ जब पापा पीएचडी कर रहे थे तो आई गेस मैं 9 साल की थी, पर मेरे को अच्छे से याद है सब कुछ। तो जो सुपरवाइजर थे उनके साथ हम आज भी टच में हैं। पापा को 9 साल हो गए हैं पीएचडी करे हुए हैं अब। तो रात को 11-11 बज जाते थे, 12-12 बज जाते थे, पापा वहीं पे उनके पास काम करते हाँ रहते थे। एंड पापा का ये है कि उनकी थोड़ी सी हिंदी वीक है और उनको जो पूरी थीसिस है हिंदी में लिखनी थी। तो उन्होंने पूरा बैठ के उनको वो मात्राएं बताना, वर्ड्स को बताना, बिल्कुल पूरा उन्होंने वो अच्छे से करवाया। तो वो आपका पॉइंट बहुत अच्छा था कि कंफर्ट एंड करेक्ट सुपरवाइजर होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल क्योंकि बहुत मतलब एक पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है। बिल्कुल। लाइक हम तो देखते हैं वो हमको भी अपने बच्चों की तरह ट्रीट हाँ करते हैं, एंड एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो गया है। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिल्कुल। पॉइंट। और प्लीज इसमें कंटिन्यू। मतलब अच्छी चीज क्या रहती है कि जब आपको एक अच्छा सुपरवाइजर मिल जाता है तो वो आपको आपके चैलेंजिंग फेज में मदद करता है, क्योंकि पीएचडी एक लंबी जर्नी है। इसके दौरान में आपकी शादी भी हो सकती है। अगर आप लड़की हैं तो आप इस दौरान में प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं। आप लड़के हैं तो आपके बच्चे भी हो सकते मेरा हैं। भाई पैदा लो हुआ था। उस टाइम पे आपके भाई हुए थे। तो बहुत चैलेंजिंग जर्नी हो सकती है, फाइनेंशियली, फैमिली वाइज, सोशल सिनेरियो से। ऐसे में एक सुपरवाइजर जो आपको सपोर्ट करे इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए टेक अ गुड चॉइस और टेक टाइम इन लुकिंग फॉर योर सुपरवाइजर। एडिशनली मैं एक ये सलाह और देना चाहूंगा। बहुत लोग, जैसे मान लीजिए आपने मुंबई के किसी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया या कहीं से आपने एमफिल किया और आप किसी और इंस्टीट्यूट में जाके पीएचडी करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता वहां पे कि कौन सुपरवाइजर मेरे लिए अच्छा रहेगा। हम बहुत बार होते हैं इस तरह के असमंजस में, हमें नहीं समझ आता कि भाई कौन सुपरवाइजर अच्छा हो सकता है, कौन व्यक्ति अच्छा होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम के लिए आप मिलते हैं। ऐसे में इट्स इंपॉर्टेंट कि आप शर्म का पर्दा गिराकर आप उस इंस्टीट्यूट में जाइए और टीचर्स से बात करिए। मैम ये मेरा टॉपिक है, थोड़ा उनसे समझिए, बातचीत करिए। 2-4 बार आप किसी से मिल लेते हैं तो आपको अंदाजा लग जाता है कि किस तरीके का ये हो सकता है। शायद बाद में गलत निकले डिसीजन, लेकिन ज्यादातर बार सही भी हो सकता है। तो उस चीज पे फोकस करते हुए डू वट एवर इट टेक्स टू चूज अ गुड सुपरवाइजर। एडिशनली इंडिया में पीएचडी इज द हाईएस्ट डिग्री इन एजुकेशन, और पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप पीएचडी के ऊपर आती है, लेकिन स्टिल पीएचडी इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट डिग्री इन एजुकेशन। तो बहुत लोग ये सोचते हैं ना कि पूरी जिंदगी एग्जाम ही देते रहेंगे। मैं बहुत सोचता था, जैसे मेरे पापा कहते थे कि बेटा 10वीं में पढ़ना है आपको, 10वीं में अच्छे से एग्जाम दे लीजिए, मार्क्स अच्छे ले आइए, फिर तो लाइफ सेट है। 12वीं में यही बोला, बैचलर्स हो गई, मास्टर्स हो गई, अभी पीएचडी चल रही है, तो यही बोलते रहते हैं। तो फाइनली पीएचडी वो टाइम होता है, जैसे मैंने फर्स्ट ईयर में एग्जाम मेरा हो चुका है पीएचडी का पिछले साल। अब उसके बाद मुझे ये पता है कि मुझे इस तरह के और एग्जाम नहीं देने हैं। अब कोई और देने हुए तो वो मेरी चॉइस होगी, लेकिन अब कोई इंस्टीट्यूट मेरे पे एग्जाम फोर्स नहीं कर सकता है। तो ये भी एक अच्छी चीज होती है कि आपको अच्छा लगता है ये जान के कि भाई अब जो ये एजुकेशन का पट्टा है शायद मैं गले से उतार पाऊं, जो ये सोसाइटी और इंस्टीट्यूट आपके गले में डाल देते हैं कि बेटा एग्जाम दो, मार्क्स कैसे आए। सो आई स्टिल रिमेम्बर वेरी फनीली। सो मैं अपने पापा को बता रहा था मास्टर्स का कि पापा ऐसे मास्टर्स का एग्जाम हो गया है, तो रिजल्ट आ गया है। एंड ही इज लाइक कि तो फर्स्ट आए क्या? आई एम लाइक पापा मास्टर्स में कौन फर्स्ट आता है यार। तो ये चीजें काफी बार मिस आउट नहीं हो पाती है। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि ये चीज भी ध्यान में रखी जाए कि, एंड साथ में पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप पीएचडी के ऊपर होती है। एंड पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप में आप किसी भी व्यक्ति के साथ में अपने टॉपिक पे और ज्यादा फर्दर काम कर सकती हैं और एनहेंस्ड और इलेबोरेटिव काम कर सकते हैं। तो पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप भी आप इंडिया में कर सकते हैं साइकोलॉजी में। हर इंस्टीट्यूट ऑफर नहीं करता है, बट कुछ इंस्टीट्यूट या कुछ व्यक्ति ऑफर करते हैं। तो इसके साथ में हमारा एकेडमिक साइकोलॉजी का जर्नी समाप्त होता है फाइनली। तो अब आपके जो डाउट्स हैं वो सब हम जरूर ले सकते हैं।
इससे मुझे तो ये पता चला अभी बहुत स्ट्रगल करनी है। अरे बहुत बहुत लंबी, और आसान नहीं होता। मतलब आई स्टिल रिमेम्बर कि बैचलर्स के टाइम में, मास्टर्स के टाइम में हमेशा यही चीज लगती थी कि जब मैं बैचलर्स में था तो हमेशा ये लगता रहता था कब मैं साइकोलॉजिस्ट बोलूंगा खुद को, कब मैं साइकोलॉजिस्ट बोलूंगा खुद को। तो हमारे यहाँ पे कोई डिफाइंड तो तरीका है नहीं कि आप इसके बाद खुद को साइकोलॉजिस्ट बोल सकते हैं। मैंने ये चूज करा कि मैं मास्टर्स के बाद खुद को साइकोलॉजिस्ट बोलूंगा। तो मैं जब मेरी मास्टर्स क्लियर हो गई तब मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि भाई अब मैं साइकोलॉजिस्ट अपने टाइटल में लगा सकता हूं। तो आपके अपने तरीके हैं उस चीज को सेट करने के, बिल्कुल। एंड क्वेश्चंस के लिए क्या ऐसा हो सकता है हम दूसरा सेशन शुरू कर सके ताकि क्वेश्चंस उस पे लिए जा सके? हाँ, कुछ मैंने नोट भी कर लिए हैं, और इस सेशन को एंड करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से, जो कि है साइको ऋतिक का, जी कि साइकोलॉजी में रिसर्च ही क्यों, सर्च क्यों करते हैं? किसी ने तो कर रखी होगी रिसर्च, तो रिसर्च क्यों कर रहे हैं फिर? सेशन एंड होने वाला है, मैं वापस स्टार्ट करती हूँ, फिर आएंगे इस क्वेश्चन बिल्कुल पे। ऋतिक, बिल्कुल आएंगे आपके सवाल पे, आना पड़ेगा। ओके।